नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम सिविक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए मित्रों, हम समय को नष्ट न करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, जेनिंग्स, केसी व्हीयर, एवी डायसी। साथियों, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन जेनिंग्स महोदय का है। इस कथन के पीछे कारण यह है कि भारतीय संविधान की विशालता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है। अतः अन्य कुछ विद्वानों ने भी जेनिंग्स के इस मत का समर्थन किया है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? राज्य, संघराज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र, नागरिकता। साथियों, नागरिकता संविधान की पहली अनुसूची का भाग नहीं है। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51A। साथियों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। साथियों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन। साथियों, अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता और विभाजन के समय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। यह योजना प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड वेवेल, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। साथियों, लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। लॉर्ड वेवेल वर्ष 1944 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। इस प्रकार मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, M.G. राणा डे। साथियों, वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौते के बाद समाप्त हुआ। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। साथियों, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, अर्थात भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की? संघ लोक सेवा आयोग, पाल एच एपलबी रिपोर्ट, योजना आयोग, ए.डी. गोरवाला रिपोर्ट। साथियों, डॉक्टर पाल एच एपलबी ने भारतीय प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में लोक प्रशासन के लिए एक संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर वर्ष 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। वर्ष 1955 में इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना कर दी गई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया था। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है अस्थायी, अस्थायी, विशेष कार्य की समाप्ति तक अर्थात तदर्थ आधार, दिन के दिन वेतन पर अर्थात दैनिक वेतन। तो साथियों, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार अस्थायी आधार है। किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही या अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। शक्ति का विभाजन एवं पदानुक्रम इसके मुख्य लक्षण हैं। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात अस्थायी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी? लॉर्ड हेवार्ट, रैमजे म्योर, हेराल्ड लास्की, सर विलियम बेवरीज। तो साथियों, लॉर्ड हेवार्ट ने नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू डिस्पोटिज्म अर्थात 1929 में किया था। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? हर्बर्ट साइमन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.एम. मार्क्स, एल्टन मेयो। साथियों, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक एल्टन मेयो थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? ऑप्शन ए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना।
अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास। उत्तर से तात्पर्य है विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य है विकासशील तीसरी दुनिया के देश। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना। तो साथियों, उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य WTO की स्थापना करना नहीं है। शेष तीनों विकल्पों का तात्पर्य उत्तर दक्षिण संवाद से है। विश्व व्यापार पर नजर रखने एवं उनके नियमों का पालन कराने हेतु विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में की गई। गैट वार्ताओं का दौर समाप्त होने के बाद गैट के स्थान पर वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम, निर्गत उपागम। तो साथियों, मानव संबंध आंदोलन से व्यवहारवादी उपागम स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। मानव संबंध आंदोलन तीव्र मशीनीकरण जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के स्थान पर मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन पर बल देता है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। ऑप्शन बी, प्रत्येक राज्य आतंक को परोक्ष प्रोत्साहन दे रहा है। ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद ने आतंक के संतुलन पर अस्थायी निषेधाधिकार लगा दिया है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, क्योंकि अब परमाणु युग में परमाणु हथियारों के प्रयोग से युद्ध की भयावहता तथा विनाशकता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। अतः शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। तो साथियों इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। यूएनओ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया। तो साथियों, मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। इस पठार की स्थिति मध्य एशिया में है। इसलिए साथियों एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है राजनीतिक समानता से, आर्थिक स्थायित्व से, मानव होने के नाते मानव की गरिमा से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से मानव होने के नाते मानव की गरिमा से संबंधित है, क्योंकि मानव अधिकार मानववाद की इस मान्यता को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के साथ जीना मानव अधिकारों का मूल मंत्र है। ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकारों का उल्लेख मैग्ना कार्टा 1215 में पाया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न विभीषिका और शरणार्थियों की समस्या ने इसे महत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, लॉक,
J.S. मिल। तो साथियों, जॉन लॉक ने कहा था कि जहां कानून नहीं होती वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। जॉन लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू टीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे जॉन लॉक ने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर जॉन लॉक हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? बोदा, मार्क्स और ऑस्टिन, बोदा, मार्क्स और हीगल, हीगल, लासवेल और हस्टन, बोदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन। तो साथियों, संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जीन बोदा, ह्यूगो ग्रोशियस और जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। संप्रभुता सिद्धांत का निरूपण 16वीं शताब्दी में जीन बोदा, ह्यूगो ग्रोशियस और टॉमस हॉब्स तथा 18वीं शताब्दी में जीन जैक्स रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने किया था। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन। नेक्स्ट, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित, शांति समझौता। मित्रों, किसी देश का विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण मुख्यतः राष्ट्रीय हित निर्धारित करता है। विदेश नीति विभिन्न कारणों से निर्धारित होती है, जैसे भूगोल, इतिहास एवं परंपरा, सामाजिक बनावट, राजनीतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की इच्छा व शीर्ष नेतृत्व का निर्णय इत्यादि। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय हित। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बहिष्कार, लॉबी प्रचार, विधि अभियोग, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। मित्रों, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा लॉबी प्रचार विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित में कानून का निर्माण कराया जाता है, जिसे लॉबिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है? आनुपातिक पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र सामान्य बहुमत पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र विशिष्ट बहुमत पद्धति से, दल विहीन सूची पद्धति से। तो मित्रों, थॉमस हेयर का नाम निर्वाचन की आनुपातिक पद्धति से जुड़ा है, क्योंकि प्रतिनिधित्व की आनुपातिक पद्धति का प्रतिपादन 19वीं सदी में थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधि का चुनाव में किया था। इसलिए प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। इस पद्धति में एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है तथा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होता है। इस पद्धति में वे उम्मीदवार विजयी होते हैं जो आवश्यक चुनाव कोटा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुपातिक पद्धति से। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।